आज का जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है विटामिन ई। क्या नाम होगा? विटामिन ई। ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, आप सभी लोग मेरे मित्र है ना। ध्यान से सुने, समझें। हम बात करेंगे विटामिन ई की। किन की बात करेंगे? विटामिन ई की हम आपसे चर्चा करेंगे। अगर विटामिन ई की बात की जाए तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, उसे आप टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे बेटा? टोकोफेरॉल। किस नाम से जान रहे हैं भैया? टोकोफेरॉल के नाम से जानेंगे। अगर टोकोफेरॉल की प्राप्ति की बात करते हैं, यह किन्हीं दो रूपों में प्राप्त होता है, दो फॉर्म में प्राप्त होता है। एक होता है टोकोफेरॉल, एक होता है टोको ट्रेनॉल के नाम से। यानी कि दो रूपों में यह प्राप्त होगा। एक का नाम क्या है? टोकोफेरॉल। एक है आपका टोकोफेरॉल। और एक है टोकोट्रेनॉल। यह दो फॉर्म में हमको प्राप्त होता है किसी भी खाद्य पदार्थ में। जब हम विटामिन की बात करते हैं, विटामिन ई की बात करते हैं, तो यह हमको दो फॉर्म, दो रूप में प्राप्त होता है। और इसमें भी सबसे क्रियाशीलता की बात करें, यह जो टोकोफेरॉल है, यह क्या होगा बेटा? यह अधिक क्रियाशील होता है। यह कैसा होगा? यह अधिक क्रियाशील होता है। यानी कि यह अधिक एक्टिव, अधिक क्रियाशील है। ठीक ना। आगे अगर हम बात करें विटामिन ई की स्पेशलिटी की, तो इसकी जो खास विशेषता है, इसकी जो खास विशेषता है, वह खास विशेषता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इसकी खास विशेषता यह है कि यह पीले रंग का तेल जैसा पदार्थ वसा में घुलनशील होता है। पीले रंग का, पीले रंग का तेल जैसा पदार्थ तेल जैसा पदार्थ वसा में, वसा में घुलनशील होता है। यह कैसा है? तेल जैसा पदार्थ है और यह वसा में घुलनशील है। और एक खास विशेषता है कि यह जो होगा, यह धीरे धीरे क्षारीय माध्यम में नष्ट भी होने लगता है। धीरे धीरे यह क्या होगा बेटा? क्षारीय माध्यम में धीरे धीरे क्षारीय माध्यम में धीरे धीरे क्षारीय माध्यम में नष्ट हो जाता है। ठीक ना। क्षारीय माध्यम यानी कि बेसिक मीडियम में क्या होगा? समाप्त होगा, नष्ट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे विटामिन ई के अवशोषण के लिए किन की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग विटामिन ई खाते हैं, तो विटामिन ई का जब अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है हमारे शरीर में, तो किन की आवश्यकता पड़ती है? विटामिन ई के अवशोषण के लिए हम जानते होंगे
किन की आवश्यकता पड़ती है? वसा और पित्त रस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। यानी कि विटामिन ई के अवशोषण के लिए 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 किन की आवश्यकता है? वसा की, वसा तथा पित्त रस की, पित्त रस की आवश्यकता पड़ती है। किन की आवश्यकता पड़ रही बेटा? पित्तरस की, यानी कि बाइल जूस की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करने वाले हैं इनके कारण से, इनकी फंक्शन की बात करेंगे, इनके कार्यों की हम बात करेंगे। जैसे विटामिन ई क्या काम करता है हमारे शरीर में। अगर हम विटामिन ई के कार्यों की बात करते हैं, आपसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। विटामिन ई के कार्य, किसकी बात करेंगे? विटामिन ई के कार्य की बात। इनका जो कार्य है, यह कार्य क्या काम करेगा? विटामिन ई जो है आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। पहला कार्य, विटामिन ई विटामिन ई आरबीसी के निर्माण में आरबीसी के निर्माण में सहायता करती है। कितनी अच्छी बात है। हमारे शरीर में आप जानते हैं आरबीसी का निर्माण होता है, और आरबीसी के निर्माण में सहायता कौन करता है? वह विटामिन ई करता है। और ये जो आरबीसी है, आरबीसी वृद्ध आकार की हो जाती है। कभी कभार आरबीसी क्या होती है? बड़े आकार की हो जाए। जब बड़े आकार की हो जाती है तो इसे हम मैक्रोसाइट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, स्टार बना करके लिखेंगे कि आरबीसी के बड़े आकार को, आरबीसी के बड़े आकार को आरबीसी के बड़े आकार को मैक्रो साइट या माइक्रोसाइट्स कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए, आरबीसी निर्माण करती है किसका? आरबीसी का। और जब आरबीसी का आकार बड़ा हो जाए, जब बड़ा हो जाएगा तो इसे आप किस नाम से जानोगे? इसे आप मैक्रोसाइट के नाम से जानोगे। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए, मैक्रोसाइट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। आरबीसी के आकार में वृद्धि होना, डब्ल्यूबीसी के आकार में वृद्धि होना, प्लेटलेट्स के आकार में वृद्धि होना, तो अब तब आपका जवाब क्या बनेगा? आरबीसी के आकार में वृद्धि का होना मैक्रोसाइट कहलाता है। आगे हम बात करेंगे, यह जो विटामिन ई है, यह विटामिन ई किसमें सहायता करती है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह हमारे शरीर में प्रजनन के लिए सहायता करती है। किन में सहायता करेगी? प्रजनन में सहायता करती है। विटामिन ई
ई प्रजनन में विटामिन ई प्रजनन में सहायता करती है। प्रजनन में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो आपका विटामिन ई करता है। और यौन हार्मोन, जो लैंगिक हार्मोन होते हैं, यौन हार्मोन के निर्माण में भी सहायता विटामिन ई करती है। यौन हार्मोन के निर्माण में यौन हार्मोन के निर्माण में विटामिन ई विटामिन ई मदद करती है। यौन हार्मोन जो होते हैं, चाहे वह महिला के हों चाहे वह पुरुष के हों, तो उनके भी निर्माण में हेल्प करती है, सहायता करती है। और क्या काम कर रही है? प्रोटीन के संश्लेषण में भी हेल्प करती है। कौन? विटामिन ई प्रोटीन के संश्लेषण में भी मदद करती है। विटामिन ई विटामिन ई प्रोटीन संश्लेषण में प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। इतनी बात आप याद रखें, और यह महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, आपके लिए, ठीक ना? ये इतनी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे इनकी कमी से रोग क्या होगा, इनकी कमी से रोग कौन सा होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे देखें, अगर हम कमी के कारण से होने वाला रोग, ठीक ना? विटामिन ई की कमी से ई की कमी से विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होगा, ठीक ना? विटामिन ई की कमी से कौन से रोग होंगे? अगर हम रोग की बात करें तो सबसे पहला रोग होता है, वह होता है इरिथ्रोसाइट। कौन सा रोग होगा? इरिथ्रोसाइट्स। ये जो इरिथ्रोसाइट्स होता है, यह आरबीसी का निर्माण नहीं होगा इस रोग में। क्या नहीं होगा? इरिथ्रोसाइट इसका नाम भी है। तो आरबीसी का निर्माण नहीं होगा तो रोग कौन सा होगा? इरिथ्रोसाइट्स। और शिशु में जो आरबीसी है, आरबीसी से हीमोग्लोबिन अलग हो जाती है, यह रोग है। यानी कि आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, शिशुओं के अंदर आरबीसी से हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। लिखेंगे लिखेंगे क्या? पहली बात तो आरबीसी का निर्माण नहीं होगा। आरबीसी का निर्माण नहीं होगा। आरबीसी का निर्माण नहीं होगा। तथा शिशु के अंदर आरबीसी से
तथा शिशुओं में आरबीसी से हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। आरबीसी से हीमोग्लोबिन क्या हुआ, अलग हो गया। यानी कि जिस कारण से हीमोग्लोबिन हमारी लाल दिखाई दे रही थी, अब लाल नहीं दिखाई देगी। आरबीसी का रंग लाल नहीं रहेगा। अब है अगला रोग। अगला रोग का नाम है मांसपेशी ऐंठन। यानी कि मांसपेशियों में क्या होगी, दर्द होगी। मांसपेशी में दर्द होगा, ऐंठन होगा, कमजोरी, इसी की कमी से होने वाला रोग है। मांसपेशी में ऐंठन, कमजोरी, मांसपेशी में ऐंठन, कमजोरी तथा दर्द होता है। मांसपेशियों में ऐंठन भी होगा, कमजोरी भी होगी और दर्द भी होगा। ठीक ना। आगे हम बात करें, आगे हम किन की बात करने वाले हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम सभी। क्या समझना है हमको? हमको ये समझना है कि और कौन से रोग हो सकते हैं। जैसे अगर हम रोग की बात करें तो प्रजनन की क्षमता में क्या होगी, कमी आ जाएगी। किन में कमी आएगी बेटा जी, जो प्रजनन की क्षमता होती है, प्रजनन की क्षमता, रिप्रोडक्टिव पावर में कमी आ जाएगी। अगला रोग, प्रजनन की क्षमता में प्रजनन की क्षमता में कमी आना, प्रजनन की क्षमता में क्या हो गई, कमी आ गई। अब अगली बात करेंगे, प्रजनन अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगे। जो भी प्रजनन अंग हैं, जैसे हार्मोन है, ठीक ना, हार्मोन ढंग से काम नहीं करेगा। प्रजनन अंग सुचारू रूप से सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगे। जितने भी प्रजनन अंग हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, वह कार्य करना बंद कर देंगे। यौन हार्मोन के स्रावन में गड़बड़ी हो जाएगी। जो भी यौन हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब तमाम इत्यादि इत्यादि, जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वहां बात करेंगे। यानी कि यौन हार्मोन के स्रावन में, सिक्रीशन में, यौन हार्मोन के स्रावन में कमी हो जाएगी। यौन हार्मोन के स्रावन में भी क्या हुई, कमी हो गई। अब हम बात करेंगे, जो महिलाओं में गर्भाशय पाया जाता है, जो गर्भाशय यानी यूट्रस है, उस गर्भाशय की जो कोशिकाएं हैं, वह कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और क्या हो सकता है, जैसे जो शुक्राणु है पुरुषों का, गर्भाशय की कोशिका नष्ट होगी, इसके साथ साथ शुक्राणु का जो निर्माण होता है, शुक्राणु जो निर्मित होते हैं वह अपरिपक्व निर्मित होंगे। समझ गए ना। तो दो बीमारी और नोट करेंगे, कौन सी, पहला तो अपरिपक्व शुक्राणु का निर्माण, अपरिपक्व
शुक्राणु का निर्माण, अपरिपक्व शुक्राणुओं का निर्माण। अब ध्यान से सुनना, दूसरी बात जो आपकी कौन सी है, जो आपकी गर्भाशय है, गर्भाशय की कोशिकाएं, कोशिका का नष्ट होना, गर्भाशय की कोशिका का समाप्त होना, गर्भाशय की कोशिकाएं क्या होंगी बेटा जी, समाप्त हो जाएंगी, ठीक ना। अब आगे हम बात करने वाले हैं, जब कभी हमारे यकृत की कोशिकाएं मरने लगती हैं, इंपॉर्टेंट है यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है। क्या एक शब्द आता है नेक्रोसिस, क्या शब्द आ रहा है, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस किसे कहा जाएगा, नेक्रोसिस किसे कहेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जब कभी जो यकृत की कोशिकाएं हैं, यकृत की कोशिका के समाप्त होने पर इसे नेक्रोसिस कहा जाता है। किनको कहेंगे नेक्रोसिस, जब हमारे शरीर के अंदर जो लीवर पाया जा रहा है, यकृत पाया जा रहा है, यकृत की कोशिकाएं समाप्त हो जाएं, यकृत की कोशिकाएं नष्ट होने लगें, तो इसे नेक्रोसिस कहा जाता है, ठीक ना। यकृत की कोशिका का समाप्त होना, यकृत की कोशिका का समाप्त होना, यकृत की कोशिका का समाप्त होना नेक्रोसिस कहा जाता है। नेक्रोसिस कहा जाता है। आपसे पूछा जाए नेक्रोसिस किसे कहेंगे, लीवर की कोशिका के नष्ट होने पर, स्टमक की कोशिका के नष्ट होने पर, या हम कहें इंटेस्टाइन की कोशिका के नष्ट होने पर, तो आपका जवाब क्या होगा, लीवर की कोशिका के नष्ट होने पर। अब हम बात करने वाले हैं इनकी प्राप्ति का जो स्रोत है, इनके सोर्स क्या है, ठीक ना, इनके स्रोत क्या हैं, विटामिन ई की विटामिन ई की प्राप्ति के स्रोत, ई की प्राप्ति के विटामिन ई की प्राप्ति का स्रोत क्या होगा, ठीक ना। अगर हम बात करें विटामिन ई की प्राप्ति के स्रोत की, तो इसके कई ढेर सारे स्रोत होते हैं, जैसे गेहूं का नाम सुने हैं, जैसे मक्के का नाम सुने हैं, जैसे आप लोगों ने भ्रूण के तेल का नाम सुने हैं, जैसे आप लोगों ने भोज्य पदार्थों का नाम सुने हैं। जो भी भोज्य पदार्थ हैं, अधिकांश भोज्य पदार्थों में विटामिन ई की प्राप्ति होती है, ठीक ना। तो लिखेंगे प्राप्ति के स्रोत में गेहूं, क्या लिखोगे, गेहूं, कॉमा, मक्का के भ्रूण के तेल में, मक्का के भ्रूण के तेल में, मक्का के भ्रूण के तेल में, और सभी भोज्य पदार्थों में।
सभी भोज्य पदार्थों में। जैसे इधर देखेंगे आप, पीछे थोड़ा सा मैं अगर आऊं आपको दिखाऊं, एक रोग यहां पर और नोट करना था आपको। रोग ये है कि जब भी कभी विटामिन ई की कमी होगी तो इसकी कमी से महिलाओं के चेहरे पर, किनके चेहरे पर, महिलाओं के चेहरे पर महिलाओं के चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं। महिला के चेहरे पर क्या आ जा रहा है बेटा, झुर्रियां आ जाती हैं, ठीक ना। आगे हम बात करें, एक आपको चित्र दिखाएं, चित्र कहां से आएगा, ठीक। जैसे देखो, ये आपको महिला का चित्र दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। ये आपको महिला का चित्र दिखाई दे रहा है, यानी कि महिला का चेहरा दिखाई दे रहा। आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी। जैसे अगर हम बात करें इन चेहरों पर, इस चेहरे पर, आपको इस चेहरे पर कुछ झुर्री दिखाई दे रही, झुर्री दिखाई दे रही है। तो जो झुर्री दिखाई दे रही है, इसके लिए महिलाएं इस झुर्री को मिटाने के लिए क्या क्या उपयोग करती हैं, फेयर एंड लवली का उपयोग करती हैं। किनका, फेयर एंड लवली का उपयोग करती हैं। और कंपनी वाला बोलता है मात्र 10 रुपए में विटामिन ई से भरपूर, और यह क्या करता है, यह चेहरे की झुर्री को मिटाता है। आप बताओ, यह अंदर से कमी होने के कारण से, किनके कारण से, अंदर से कमी हुई है तो क्या हुआ, चेहरे पर झुर्री आई। बेटा आप जब अंदर से खाओगे तभी क्या होगा, तभी जब आप अंदर से खाएंगे तभी यह दाग मिटेगा, अन्यथा यह बाहर से दाग नहीं मिटेगा, ठीक ना। हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में यह बात आ गई होगी, ठीक। आगे चलें, हम आगे दिखाने का प्रयास करें। अगर आपको महिलाओं के चेहरे पर आपने झुर्री को देखा, और मैंने कहा कि इनकी प्राप्ति का स्रोत क्या है, इनकी प्राप्ति के स्रोतों को भी आपने देखा। और हम बात करेंगे किनकी, हम बात करने वाले हैं इसके बाद विटामिन के की। किनकी बात करेंगे बाबू, हम विटामिन के की बात करेंगे, और आज के विटामिन का अंतिम विटामिन होगा, ठीक ना। तो हेडिंग बनाएंगे आप, विटामिन विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो गुरुजी विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिल्लोक्विनोन। क्या नाम है, फिल्लोक्विनोन। किसका नाम है, रासायनिक नाम है विटामिन के का। अगर विटामिन के रासायनिक नाम की बात करते हैं तो यह विटामिन आपके 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के बेटा, यह 2 टाइप यानी 2 प्रकार के होंगे। वह 2 प्रकार कौन से होते हैं, यह 2 प्रकार कौन से होंगे, यह 2 प्रकार की अगर मैं बात करूं तो 2 प्रकार कुछ यूं इस प्रकार के होते हैं। एक का नाम है K1 और एक का नाम है K2। एक का नाम क्या है होगा, एक का नाम बेटा K1 है और एक का नाम K2 है। ध्यान से सुनना, एक को आप K1 के नाम से जानते हैं, एक को आप K2 के नाम से जानते हैं। K1 की प्राप्ति जो होती है, यानी कि विटामिन K1 की प्राप्ति हम हरी सब्जी से करते हैं। किन से करेंगे बेटा, हरी सब्जी के द्वारा करते हैं विटामिन K1 की प्राप्ति। और अगर हम आपसे बात करें जो
विटामिन K2 है, यह विटामिन K2 जो सड़ी गली मछलियां होती हैं, कौन सी, सड़ी गली मछलियों से प्राप्ति होती है, सड़ी गली मछली से प्राप्त, सड़ी गली मछली से क्या प्राप्त हो रहा है, तो आपका विटामिन K2 प्राप्त होता है। इनकी खास विशेषता की अगर हम बात करें, यह ताप पर तो स्थिर रहता है, यानी कि गर्म करो तो यह अपने आप को नहीं परिवर्तित करेगा, लेकिन यदि इनको अम्ल और क्षार में रखा जाए तो यह अपने आप को क्या करते हैं, उनके प्रति यह संवेदनशील होते हैं, यह उनको नष्ट कर देते हैं। किनको, विटामिन ई नष्ट हो जाता है, किनके प्रति, यह नष्ट हो जाता है अम्ल एवं क्षार किसी भी माध्यम में रखने पर। तो एक स्टार बनाएंगे और लिखने का प्रयास करेंगे हम। क्या लिखेंगे बेटा, तो ध्यान से सुनो। विटामिन के विटामिन के ताप ताप पर स्थिर रहता है, ताप पर स्थिर रहता है तथा अम्ल और क्षार अम्ल और क्षार किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम में नष्ट हो जाते हैं, किसी भी माध्यम में यह क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। और विटामिन के का जो अवशोषण है, यह किन की उपस्थिति में होगा बेटे, तो यह विटामिन के का अवशोषण होता है पित्त रस की उपस्थिति में। विटामिन के का अवशोषण विटामिन के का अवशोषण पित्त रस की पित्तरस की उपस्थिति में होता है। पित्तरस की उपस्थिति में कौन हो रहा बेटा, हमारा विटामिन के, इनका अवशोषण कर लिया जाता है विटामिन के का। और अवशोषण होता कहां पर है, तो विटामिन के का जो अवशोषण है छोटी आंत में होगा। कहां पर होगा, छोटी आंत में किया जाता है। छोटी आंत में किनका अवशोषण होगा, तो वह होता है विटामिन के का, ठीक ना। आगे चलो, आगे हम दिखाने का प्रयास करते हैं और भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात। जैसे अगर हम इंपॉर्टेंट बात की बात करते हैं तो इनका अवशोषण किनके द्वारा किया जाएगा, यह भी तो प्रश्न बनता है। तो इनका जो अवशोषण होगा बेटा, इनका जो अवशोषण होगा ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा, ई कोलाई जीवाणु के द्वारा किया जाता है।
इनके द्वारा हो रहा है, ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा किया जा रहा है ना। आगे हम बात करते हैं विटामिन के की। किनकी बात करेंगे? विटामिन के फंक्शन की। तो आप सभी लोग जानते हैं विटामिन के कार्य यानी कि फंक्शन। नहीं जानते हैं तो जानिए। जैसे ब्लड में पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। ब्लड में क्या पाया जाता है? ब्लड में पाया गया प्रोथ्रोम्बिन। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है कौन? विटामिन के। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करेगा कौन? करेगा विटामिन के। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है यह ब्लड कोगुलेशन एजेंट माना जाता है। क्या माना गया? ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन एजेंट यानी कि ब्लड का जो थक्का बनता है, थक्के को जमाने वाला कारक कौन है? प्रोथ्रोम्बिन है। पाया कहाँ पर जाता है? ब्लड में पाया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में यदि इसकी कमी हो जाती है, किसी भी व्यक्ति के बॉडी में, शरीर में इसकी कमी होती है तो क्या होगा? जल्दी से ब्लड का थक्का नहीं बनता है। ब्लड का थक्का क्या होगा बेटा? जल्दी से नहीं बनता। जैसे अगर मैं आपको एक चित्र दिखाऊं, चित्र में मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से सुनिए। एक आपको यहां पर चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? जरा ध्यान से सुनना और बताना, ठीक ना। इस चित्र में हम उम्मीद करते हैं कि यह चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में जैसे मान लो ये है, क्या नाम है आपका? शिवम है, हमारे टेक्नीशियन भाई साहब। मान लो शिवम जी हैं। ये शिवम जी किसी लड़की के प्यार में पागल हो गए। किसमें पागल हुए? किसी लड़की के प्यार में पागल हो गए। जब किसी लड़की के प्यार में पागल होंगे तब यह क्या काम करेंगे? प्यार में पागल होता है तो व्यक्ति क्या करेगा? अंगुलियों को काट लेता है, नसों को काट लेता है। अब बताओ, इन्होंने मान लो अपनी अंगुली पर क्या किया? यहां पर चोट दे दिया, घाव दे दिया, काट दिया ब्लेड से। जब काटा, काटने के बाद क्या हो रहा? आपको दिखाई दे रहा होगा, रक्त निकल रहा है। क्या हो रहा है? रक्त निकल रहा है। जब रक्त निकलेगा, इसका जो क्लॉटिंग होगा, ब्लड का जो थक्का होता है, थक्का नहीं बनेगा। कब? जब विटामिन के की कमी रहेगी, जल्दी से ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। अगर विटामिन के भरपूर होगा तो यह ब्लड का थक्का जल्दी से बनने में हेल्प करेगा, मदद करेगा, सहायता करता है, ठीक ना। समझ गए मेरी बात को? हम उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी यह बात समझ में आ गई होगी। ठीक, उल्टा हो गया, पेज उल्टा हो गया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया। नीचे लाइए इसको, इसको यहां पर होना चाहिए था। चल छोड़ो, जान दो। अब मैं आपको दिखा रहा था, मैंने कहा कि यह जो प्रोथ्रोम्बिन है, यह ब्लड के कोगुलेशन में क्या करता है? हेल्प करता है, सहायता करता है, ठीक ना। तो ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प कौन कर रहा है? ब्लड के क्लॉटिंग में, थक्के बनाने में मदद कौन कर रहा है? तो वह कारक है आपका प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायता कौन करता है? हमारा विटामिन के। अब देखो ध्यान से, इसकी कमी की बात करें कि इसकी कमी से जो रोग होता है, जो डिजीज होता है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? इस रोग को कहा जाता है बाबू हीमोफीलिया। क्या कहेंगे इसको?
हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किसको कहेंगे? हीमोफीलिया हम उसको कहते हैं जब कभी, कब, जब कभी रक्त का थक्का देरी से बने, रक्त का थक्का देरी से बनने लगे, थक्का बनने में समय लगे, रक्त का थक्का बनने में क्या हो, समय लगे, तब इस बीमारी को हीमोफीलिया कहा जाता है। इस बीमारी को किस नाम से जानेंगे? हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो बस आज इतना ही, और हम सभी लोग मिलेंगे आपसे अगली और नेक्स्ट क्लास में।